जो पढ़ा है एग्जाम में वही आया है, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे छोटी संख्या जो 6 को भी विभाजित कर दे और 20 को भी विभाजित कर दे, ठीक है। तो वो है 2, ठीक। तो देखो, 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6, 3 एकम 3, और 20 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, पीछे से 0, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, आंसर तो 2 है, आपको मैंने बता भी दिया। तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 3, और 20 को हम कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 है एक बार। हमें वो संख्या लेनी है जो दोनों में है, 2 है दोनों में। तो एचसीएफ क्या होगा, जो चीज़ दोनों में होती है उसकी न्यूनतम घात। न्यूनतम घात 1 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 2। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो ये जो समीकरण है इसका हल कैसा होगा, तो तीनों अगर जब बराबर होते हैं तो समपाती रेखा होती है। ये एक रेखा गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, अनंत बिंदु पर टच करेगी, तो इसके अनंत हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कह रहे हैं जो द्विघात समीकरण है मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो क्या होगा। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो विविक्तकर का मान 0 होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। विविक्तकर b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहे हैं इस AP का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद बोले तो A प्लस 9D। प्रथम पद क्या है हमारा, A हमारा 2 है, D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो ये आ जाएगा 2। A हमारा 2 है और D हमारा कितना है, 2 है। तो 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। इसको अगर मैं A बोलूँ, इसको अगर मैं B बोलूँ, तो सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यही होता है। x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 4 है, y1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 1 है। 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, माइनस का वर्ग करना प्लस होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। आंसर आ जाएगा 2√2। इसने 8 ही रखा है अंडर रूट के, ठीक है। कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं √2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडरूट लगा है तो ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वो कैसा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। सार्वंतर पूछा है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। देखो दोनों के बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ 2 ही आ जाएगा, ऊपर घट जाएगा सेम टू सेम। एक में से 3 घटाएंगे माइनस के 2 बट्टे 2, 2 एक कम 2, तो सार्वंतर होगा माइनस का 1। सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम मतलब बराबर, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ये वृत्त है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेद करती हुई चली गई। किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये कथन सही है या गलत है, गलत। अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा ना। तो कह रहे हैं 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी में है
देखो इसके और इसके बीच का अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर समान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें +1 का अंतर है, इसमें -1 का अंतर है, तो ये भी गलत है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, निर्देशांक होती है। देखो ये x है, ये y है। y अक्ष से दूरी क्या होती है? x होती है। तो ये x निर्देशांक हुई ना, y निर्देशांक हुई क्या? नहीं, ये भी गलत है। शंकु का आयतन πr² होता है, गलत। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। तो चारों गलत हो गए। किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि पी का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, गलत। दीर्घ है ना भाई, बड़ा ही होगा, ठीक है ना बाबू, ये बड़ा ही होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया। आपके एक ही सही था बस। अब सही जोड़ा मिलाना है। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से देखो 9 अनिष्ट है, अंदर बचेगा sec² माइनस का tan² तो 9 और ये एक सर्वसमीक है जिसका मान 1 होता है, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर होगा F, पहले वाले का उत्तर आ जाएगा F, 9 हो जाएगा। cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। sin 0 का मान होता है 0, sin 0 का मान होता है 0। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? ये तो वक्र पृष्ठ बोला है अर्धगोले का, तो ये होगा 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण होता है 3πr²। हो गया, तो ये भी हमने आराम से मिला दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है? प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ये होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए, कोई एक शर्त लिखिए। असंगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। कह रहे मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? कभी भी दूरी अगर मूल बिंदु से निकाली जाती है तो ये जो नॉर्मल बिंदु होता है इसके x निर्देशांक है उसका वर्ग कर दो प्लस इसके y निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। किसी खंबे की छाया तथा उसकी ऊंचाई समान होने पर उन्नयन कोण कितना होगा? देखो जब ऊंचाई और छाया समान हो, क्या हो? समान हो, तो उन्नयन पूछे या अवनमन पूछे, कितना होता है? 45 डिग्री। थीटा कोण एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? ये होता है θ/360 गुणे में 2πr। 20 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देते हैं। 60 का आधा कितना होता है? 30, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो ये जो ऐसे प्रश्न है ना हर साल रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। तो ये सब सभी प्रकार के जो प्रश्न है वो मैं पहले ही करा चुका था, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये सारे प्रश्न मैं पहले करा चुका था। तो क्या है 96, ये NCERT उदाहरण का प्रश्न है, 96 है और इधर लिखेंगे हम 404, इसका करेंगे गुणनखंड। HCF निकालना है तो गुणनखंड करेंगे। 2 चौको 8, 1 बचा 6 आ गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 404 का गुणनखंड करोगे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या होती है, 101 एकम 101, ठीक है। तो मैं 96 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार और 3 है 1 बार। 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार और 101 है 1 बार। हमें निकालना है HCF, तो जो संख्या दोनों में वही हमें देखना है, ठीक है ना। तो HCF क्या हो जाएगा?
जो संख्या दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात 2 है, 2 को 2 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न में। अथवा अथवा फथवा जो भी हम सब करेंगे। कह रहे हैं 148 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं। 148 यहाँ लिखोगे और इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। करो, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बजा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 37, 1 कम 37। तो 148 को मैं लिख सकता हूँ 2 है 2 बार, 37 है 1 बार। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना था। एग्जाम में वही प्रश्न करना होता है जो ज़्यादा समय कम ले रहा हो। तो ये कम टाइम ले रहा है तो ये ज़्यादा आसान था, इसको ही करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न बोले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। 7वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जबकि गुणनखंड का क्रम गुणनखंड के क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे यहाँ पर एक संख्या मैंने लिख दिया 15, 15 का अगर मैं गुणनखंड करूँ 3 बचे 15, 5 एकम 5, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 लिखूँ या 5 गुणा 3 लिखूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या कौन होती है? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो देखिए 7 है गुणा 6 है गुणा 5 है गुणा 4 है गुणा 3 है गुणा 2 है गुणा 1 है प्लस फिर क्या है 5 है। तो ये बड़ा वाला पहले ले रहा हूँ। देखिए तो यहाँ से क्या है 5 उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालोगे, बाहर आ गया, अंदर बचा 7 गुणा 6, 5 कम 5 और ये हो गया 4 3 12 दूनी 24 कम 24 और ये है 5 कम 5। तो यहाँ देखिए 7 छंग 42 गुणा 24 प्लस 1, यहाँ आगे हल करेंगे 5, तो 24 दूनी 48 होता है, 24 चौके 96 और 4 100 हो जाएगा प्लस 1। तो ये देखो इसके बीच में गुणे का संबंध होता है, ये हो जाएगा 1001 और किसी भी संख्या में मैं गुणा करके 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो देखो इस संख्या के कितने गुणनखंड आ गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, तो लिखेंगे चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है।
ये हो गया। इसी तरीके से इसका जो पहला वाला पार्ट है वो भी हो जाएगा। देखिए अगला वाला क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये संख्या थी। तो यहाँ से देखिए दोनों में 13 है, 13 आ जाएगा उभयनिष्ठ। 7 बचा 11, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, तो 11 7 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 77 में 1 जोड़ोगे 78, क्या हो जाएगा ये 78। और इसके गुणा में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, तो लिखेंगे चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या है बाबू, एक भाज्य संख्या है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो x अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने ही शून्य होते हैं। कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। 3 कट पॉइंट है, 3 शून्य होंगे, ठीक है। या फिर ये करना था, इन दोनों में से ये वाला ऊपर वाला आसान था, तो मैं तो सारे ही करा रहा हूँ। इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। तो आ जाते हैं 8वें नंबर में, शून्य निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 10 बराबर 0, इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। तो देखिए इसका गुणज लेते हैं, कुछ नहीं तो एक ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी हम गुणा करें। 1 गुणा 10 कितना है, 10। फिर ये चिन्ह देखना होता है और घटाने पे x का गुणज 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो अब ये मान रख दो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखो, 5x माइनस के 2x और यहाँ पर है माइनस के 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस के 5x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, 1x बचा और यहाँ से 5 बचा, प्लस लगा दिया, 2 निकालो उभयनिष्ठ, 2 बाहर आ जाएगा, 2 1 कम 2, x बचा, 2 5 10। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ वो अगले वाले ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। अब इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आके आ जाएगा प्लस का 5, पहला उत्तर। फिर यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें दूसरा शून्य। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सेम टू सेम देखिए, फिर से बोल रहे हैं इसके शून्य ज्ञात कीजिए 90 प्रश्न में, है ना। 90 प्रश्न में हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्या है, 4u स्क्वायर प्लस RT, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रख देते हैं। अब हल करेंगे, गुणनखंड बनाते, देखो 4 उभयनिष्ठ है, 4 का भागा दोनों में जाएगा और कम से कम u भी दोनों में भागा चला जाएगा, ठीक है। तो 4 1 कम 4, u स्क्वायर से 1 u बाहर आ गया, 1 u बच जाएगा, 4 दूनी 8, u तो पहले ही बाहर है, एक जोड़ा यहाँ से आ गया, एक जोड़ा यहाँ से आ गया, 0 मान लो। यदि 4u बराबर 0, तो ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 बट्टे 4 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, पहला आंसर। उसके बाद देखिए u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, दूसरा आंसर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतने और इतने हैं, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं।
निकालते हैं इनको। अथवा वाला है तो देखो हमें दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस के 1/4 और हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल 1/4। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक, मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4x और अल्फा बीटा का मान है 1/4। ठीक है, हल कर लीजिए। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x से कम x बट्टे में 4, बट्टे में 4 लॉस ऑफ आ जाएगा 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक चक्कू 4, 4 बार गया, 4 को x² से गुणा कर दोगे 4x², 4 एक कम 4 एक बार गया, 1 गुणा x 1x, 4 एक कम 4 एक बार गया, 1 एक कम 1। ऊपर वाला ही द्विघात बहुपद होता है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। किसी विधि से हल कर सकते हैं, विधि नहीं बोली गई है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 8 और अगला दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है जी, तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि लगाते हैं क्योंकि x के गुणज समान है, आसान हो जाएगा। चिन्ह समान होने पर घटाते हैं, घटाने में नीचे वाला चिन्ह बदलता है। ये घटा 2y और 1y क्या हो जाएगा, 3y है ना, और 8 में से 8 घटा दोगे 0 आ जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो y का मान आ गया 0। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि x माइनस वाई बराबर है 8, y का मान रख दिया हमने 0, x में से 0 घटाओगे x आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 8। x का मान 0 होगा और y का मान 8। ठीक है जी, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो है और ये जो है संगत है या असंगत है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, तो अथवा में है, जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। समीकरण को पूरा ढंग से लिखो। दिया है, क्या दे रखा है, पहला समीकरण 2x माइनस का 3 में प्लस का 8 इधर के हो जाएगा माइनस के 8। पहला समीकरण ये दे रखा है और अगला है 4x माइनस का 6y प्लस का 9 इधर के आ जाएगा माइनस का 9। बराबर के उधर से उठाकर इधर लेके आ रहे हैं। अब हम अनुपात निकालेंगे, चूंकि a1/a2 क्या होगा, x का गुणज क्या है, पहले वाले का 2, दूसरे वाले का है 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर नीचे गाड़ दिया। फिर आ जाएंगे b1/b2, b1 y का गुणज है माइनस का 3, दूसरे वाले का है माइनस का 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये बराबर आ गए। फिर आ जाओ c1/c2, c1 है माइनस का 8, c2 है माइनस का 9। तो स्टार्टिंग के दो बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, परंतु ये बराबर नहीं है c1/c2, तो ये होती है समांतर रेखा। ये होगी समांतर रेखा और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं है तो ये क्या होता है, असंगत। आंसर। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो एपी है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है प्रथम पद कितना है, 2 है, और शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो,
5 आ जाएगा। हमें निकालना है 10वां पद। 10वां पद क्या होता है? 10 है ना, एक कम कर देंगे, a प्लस 9d। a है 2 और d है 5। 9 पंजे 45, 45 और 2 47 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ अथवा वाले में। क्या बोला है? इसका कौन सा पद 81 है? तो दिया है, क्या दिया है? पहला पद। पहला पद है 21। शार्वंतर कैसे निकलेगा? दूसरे पद से पहला पद घटा दो तो माइनस का दिन। कौन सा पद? 81 माइनस के कौन सा पद? एनवा पद जो हमारा है बाबू वो माइनस के 81 है और हमें एन ज्ञात करना है। ठीक, तो आप सूत्र जानते हैं, एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। यहाँ रख देंगे, एन हमारा है माइनस का 81, पहला पद है 21, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारा है माइनस के 3। ठीक, प्लस का 21 तरह क्या हो जाएगा? माइनस का 21 और ये माइनस 3 एन माइनस 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस 3 गुणे में के बट्टे में आ गया। माइनस से माइनस कटा, 3 3 है, 3 चौके 12, माइनस के एक तरह के प्लस का 1 हो जाएगा तो एन का मान आ जाएगा 35। 35वां पद माइनस के 81 होगा। ठीक है जी। आधारभूत समानुप जो है वो उसका प्रमेय क्या होता है वो हमें लिखना है। तो ये थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देना, प्रूफ एग्जाम में आ जाता है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, सारा कुछ करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना एक बार। ठीक, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ABC और उस भुजा के समांतर एक रेखा ली है आपने जो बाकी दो भुजा को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, DE। ठीक है, यदि DE रेखा BC के समांतर हो तो क्या होता है? इनका जो अनुपात होता है AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टे EC के। यही थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है और इसी को हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये उदाहरण का प्रश्न है, ये भी मैंने करा रखा था। कह रहे हैं ये चीज बराबर है तो हमें ये चीज दर्शानी है। ए किसके बराबर दिखाना है? सी के। प्रश्न आपको हिंट दे रहा है कि सिमेट्री कैसे लेनी है। और बी आपको दिखाना है डी के बराबर। आप तो जानते ही हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं 12वें नंबर पर। ठीक है, 12वें नंबर में आ जाते हैं। दिया है क्या दे रखा है हमको? OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD के। ठीक है, ये दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि जो कोण A है कोण C के बराबर है और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। ठीक है, तो देखो हम ले लेंगे त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज B किसके बराबर है? D के बराबर है, तो DOA आ जाएगा। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखो हमें AC के बराबर दिखाना ना, और BD के बराबर, तो मैंने क्या लिया? BOA लिया और इधर से लिया DOA। देखो ये वाला और ये वाला क्या है बाबू? बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि कोण DOA ये सीधे लिखनी थी, बराबर है BOC के। तो ये किस लिए बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब वो देखो, अगर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, अगर शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, इनका जो अनुपात है वो बराबर दिखा दूँ तो SAS नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण समान होते हैं, हम दिखा सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो
ये ओ ए है, तो ओ ए के बट्टे में मैं क्या ले सकता हूँ, ओ सी ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है ओ डी, और ये गुणे में इधर के बट्टे में ओ भी हो जाएगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ओ ए बट्टे ओ सी, ओ डी बट्टे ओ बी, ये हमको दिया है, ये हमें दिया है। अतः एस ए एस नियम द्वारा जो त्रिभुज है हमारा बी ओ सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ ए के, ठीक। अब जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, ठीक। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो, ठीक है, इतने और इतने से समदूरस्थ हो। 13वें नंबर का प्रश्न है। वाई अक्ष पे बोला है तो वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, ठीक है ना। हमें एक बिंदु दे रखा है, कितना, एक बिंदु ए दे रखा है 6,5, और ये वाला बिंदु हमें दे रखा है -4,3। बीचों बीच वाला बिंदु P है। वाई अक्ष पे बोला है तो वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0,y है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, क्या होगा, हमें दे रखा है कि जो A और P है और P और B है वो बराबर है, समान दूरी पे समदूरस्थ है। P A बराबर है P B के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे दोनों तरफ। x1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा y²। फिर आ जाओ P में, x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस होता है प्लस, y1 हो जाएगा y, और y2 हो जाएगा 3। इधर भी अंडर रूट है, उधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट आने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, वर्ग करते हैं। तो ये लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से आज बचेगा सिर्फ 6 का वर्ग, और यहाँ से 5 - y का वर्ग, 4 बचेगा 4 का वर्ग, और यहाँ से बचेगा y - 3 का वर्ग। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, यही होता है ना। लगाइए सूत्र, ये हो जाएगा 6 × 36, a का वर्ग 5 का वर्ग 25 प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, 5 दूनी 10y, 4 × 16, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 3 का वर्ग 9, 2ab माइनस का 2 × 3 = 6y। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पर कट जाते हैं, y² से y² कटा, ठीक। सो देखो 16 और 9 कितना होता है 25, 16 और 9 25, 25 से 25 कटा, ठीक। सो अब यहाँ पर बचा हमारा 36 माइनस के 10y, और यहाँ से बचा माइनस के 6y, ठीक है जी। तो माइनस का 10y इधर आगे आ जाएगा प्लस का 10y, यहाँ पर है माइनस का 6y, 10 में से 6 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4y, 4 × 9 = 36, तो y का मान आ जाएगा 9। अतः बिंदु क्या हो जाएगी, बिंदु आपके पास थी P 0, y, यही था ना, तो P का मान आ जाएगा 0,9। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ इसके अथवा में, क्या है, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। निकालते हैं। हमारे पास एक बिंदु है a, b, और दूसरा बिंदु है -a - b, है ना। इनके बीच की हमें निकालनी है दूरी।
तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोला है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। सूत्र में रख दीजिए। x1 x2 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। y1 b है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। a और a कितना होता है बाबू, 2a। b और b कितना होता है, 2b। 2a का वर्ग होता है 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर। 4 यहाँ से अंडर रूट के अंदर उभयनिष्ठ। 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता क्योंकि ये जोड़ में है। तो ये आ जाएगा, हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हो आप। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं कॉस ए का मान 3/5 है, तो साइन ए और टेन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको 2-3 तरीकों से हम कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहा हूं मैं। दिया है, हमें क्या दे रखा है बाबू, कॉस ए दे रखा है 3/5। हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही तो होता है। हमें दे रखा है कॉस का मान दे रखा है 3/5। 3 3 9, 5 का वर्ग 25, लॉस ऑफ आ जाएगा 25। 25 से कम 25, 1 नंबर 9, क्या बचा 16/25। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए साइन ए मिल जाएगा 4/5, पहला आंसर। हमें निकालना है टेन ए बी। टेन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बट्टे में कॉस ए। साइन का मान ना अभी हमने निकाला है 4/5, कॉस का मान दे रखा है 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 3, आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, या फिर ये वाला प्रश्न कीजिए अथवा में, तो मैं यहीं सामने कर देता हूँ। देखो 2 10 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे भी नीचे मान रख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 बट्टे में √3। 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग करेंगे √ हट जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ऊपर क्या है 2/√3, नीचे आ जाएगा लॉस ऑफ 3। 3 1 कम 3 माइनस 1 1 कम 1, तो ये है 2/√3 और ये है 2/3। ठीक, अब जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और नीचे आ जाएगा 2 गुणा √3। 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, तो √3 से √3 कटा तो हमें क्या मिलेगा √3। आंसर क्या आ जाएगा √3। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। हमें दे रखा है त्रिज्या R दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जो कोण थीटा हमें दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे पाई R स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर मान रखोगे
थीटा हमारे पास है 45 बट्टे में है 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14, आर स्क्वायर है तो 14 × 14 दो बार गुणा करके लिखेंगे, 7 दूनी 14, 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 1 9, 9 8 72, ठीक है कटा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 1 2 1, तो 11 × 7 बचा सिर्फ, 11 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा, हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। या फिर इसके अथवा वाला क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत ही आसान है, चाप की लंबाई निकालनी है। हमें त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालनी है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr। थीटा है 60 बट्टे में 360, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7, 7 से 7 कटा, 0 0 कटा, 6 6 36, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 22/3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। कोई दिक्कत परेशानी हो आप दोबारा देख। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो बी के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, देखो दो खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दो खिलाड़ी हैं, ए खिलाड़ी है और बी खिलाड़ी है। ये दो खिलाड़ी हैं। ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है, ठीक है, ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है पी ए मान लेते हैं, वो दे रखा है 0.63। ये ए के मैच जीतने की प्रायिकता है। ये क्या है बाबू? ए के मैच जीतने की प्रायिकता है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता। हमें निकालना है बी के मैच जीतने की प्रायिकता। बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो बी मैच कब जीतेगा? जब ए हारेगा। किसके बराबर होगा ये? ए के हारने की प्रायिकता। यानी कि पी ए डैश हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? जब ए हारेगा तो बी जीतेगा, और हम जानते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। हमें पी ए डैश निकालना है, तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। पी ए का मान दे रखा है 0.63। एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00, दशमलव के नीचे 0.63 घटा दीजिए। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 9 में से 6 घटाएंगे 3, आंसर आ जाएगा 0.37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अथवा में आ जाओ। अथवा में क्या है? एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये बतानी है। ठीक है, अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता बतानी है। तो पासे पासे मतलब लूडो, पासे पर जो परिणाम होते हैं वो क्या होता है? पासे पर परिणाम 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पासे पर जो कुल परिणाम होते हैं वो 6 होता है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की
प्रायिकता क्या होता है, सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है सूत्र। तो संभव परिणाम कितना है, 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं 3 लाल और 5 काली गेंद इस थैले में से गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो सबसे पहले लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता PA लिख देते हैं। संभव परिणाम कितने हैं, लाल 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 3 और 5, टोटल गेंद 8 है। पहले वाले का उत्तर तो 3/8 है। दूसरा लाल नहीं हो, लाल नहीं हो PA' ये निकालना, तो क्या होगा, एक में से लाल होने की प्रायिकता घटा देनी है, लाल होने की प्रायिकता 3/8 है, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 एकम 8 माइनस के 3, इसके पट्टे में कुछ नहीं, तो एक 3 है ना, तो 8 में से 3 घटाओगे 5 आ जाएगा, 5/8 ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फिटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसकी 2 कैटेगरी हैं, एक लाल और एक काली। लाल में 26 पत्ते होते हैं, काले में भी 26 पत्ते होते हैं, और हर एक की 2-2 कैटेगरी होती है। तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, बेगम बादशाह गुलाम, हर कैटेगरी में 3-3 होते हैं, हर कैटेगरी में 3-3 होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग की कैटेगरी में कितने हुए, 6 हुए। तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए, 6 हुए। तो यहाँ लिख देंगे तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग का, वो कितना है, 6 है। हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम 52 है। कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो आंसर आ जाएगा 3/26। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोल रहे हैं, गुणनखंड द्वारा इस समीकरण के मूल हमें ज्ञात कर लें। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ। 18वें नंबर पे आ जाओ, ये है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल करना है, इसकी गुणा इसके साथ कीजिए। ऐसी 2 संख्या बताइए जिनकी गुणा करें 2 3 6 है और जोड़े तो 5 है। ठीक है, 2 और 3, 2 3 6, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। नेगेटिव ब्रैकेट लगा के मान रखोगे 2x प्लस 3x। ठीक, तो माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस गुणा प्लस माइनस की 3x। ठीक है जी, अब हमें क्या होगा, जोड़ा बनाना है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो इस जोड़े से क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, 2 का भागा दोनों में जाएगा और कम से कम x का भागा भी दोनों में जाएगा। 2 बाहर है, x² से 1x बाहर है, 1x बचा, 2x से कम 2x, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है, x बचा, चूँकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 3 एकम 3। यहाँ पर और यहाँ पर समान है, तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे, 2x माइनस का 3। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, फिर इसको एक बार 0 मानोगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, और 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये हमें हमारे मूल आराम से मिल गए। ठीक है, इसके अथवा वाले प्रश्न में आ जाओ।
अथवा वह क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना क्रमागत संख्या है, माना क्रमागत संख्या है, अगर पहली x होगी तो अगली क्या होगी, एक के बाद एक जोड़ देते हैं, ये होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि अगर इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो और फिर जोड़ दो, इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करके जोड़ दो तो कितना आता है, 365 आता है। दो संख्या बताओ क्या होगी। अब इसको खोलिए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab, एक्स स्क्वायर 2x², 2 एक का वर्ग 1 और प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2x² 2x और माइनस का 364 बचेगा। 2/4 है, 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, तो x², 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक, ये आ गया द्विघात समीकरण। इसको अब हमें क्या करना बाबू, हल करना है। ऐसी दो संख्या लीजिए, इसका गुणज 1 है। ऐसे दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करें, 1 गुणा 182, तो 182 आए और घटाएं तो x का गुणज 1 आए, तो वो संख्या है 14 और 13। 14 गुणा 13 182 होता है, 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो 14x में से घटा दो 13x, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ से दूसरा जोड़ा, पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ, x² से 1x बाहर, 1x बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 14 बचा, यहाँ से 13 उभयनिष्ठ आएगा, बाहर नेगेटिव है अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13 5 बचा, 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो गुणनखंड बनाना है, जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो और जो उभयनिष्ठ है उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हो। इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस का 14 अगर इधर आके हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि ये ऋणात्मक है, हमें लेना है धनात्मक। अब इसको 0 मानोगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आके हो जाएगा प्लस का 13, आंसर। ठीक है, तो जो संख्या होगी यहाँ रख देंगे x, पहली संख्या 13 होगी, 13 में एक जोड़ोगे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 13 और 14। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कौन सा प्रश्न है। कह रहे सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। ये प्रमेय 10.2 है। ठीक है, मैंने बोला था आपके पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको मैंने अलग से भी सॉल्व करा के रखा था, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। ये भी मैंने करा रखा है, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ। ये है प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न। ठीक है, आई थिंक 6वां या 7वां क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। एनसीईआरटी का प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है वो भी एनसीईआरटी का है और ये पहला ही प्रश्न है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला आयतन वाला जो चैप्टर है उसका पहला प्रश्न है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ये भी मैंने बता रखा था कि ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, हर साल आता है। तो ये कितनी बार मैंने बताया था इंपॉर्टेंट में, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने जानबूझकर छोड़े हैं ताकि आप एक बार जाके देख लें कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। जो प्रश्न है ना वो सब मैंने करा रखे हैं। ये तीनों प्रश्न एनसीईआरटी के हैं। पूरा चैप्टर, पूरा जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी के ही हैं। ये अलग है, इसको मैं कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कह रहे एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए, ये आकृति है, गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ अर्धगोला था। ठीक है, ये अर्धगोला उभरा हुआ था
जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है बाहर से दिखने पर, यानी कि वक्र क्षेत्रफल निकालना है। और जो एक्चुअल है वो क्या करना है, बेलन के आयतन में से ये जो अर्धगोला है ना इसके आयतन को घटा देना है, क्योंकि पानी तो इसके अंदर इतना ही आ रहा है ना, जो भी जूस है जूस तो इतना ही है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो दिया जो है बेलन में मैं बना लेता हूँ। ठीक, और इसके अंदर ये अर्धगोला है, तो हमको जो दे रखा है बेलन की जो ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है, आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं, दिया है, क्या दिया है हमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की जो त्रिज्या होगी आर, वो क्या होगी, व्यास की आधी होगी, 5/2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, जो चीज़ हमें निकालनी है, बेलन की आभासी धारिता, मतलब बाहर से तो देखने पे हमें लग रहा है गिलास है ना, गिलास बेलन के आकार का है, तो बेलन की आभासी धारिता, धारिता मतलब आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखें, 22/7 त्रिज्या है हमारे पास, 5/2, 5/2 और एच हमारे पास है 10। ठीक है, तो कुछ कटेगा कि पिटेगा क्या ना, तो यहीं पे छोड़ दो, 2×5 10, 2 एक कम 2 एक कम। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा, देखो 5×5 = 125, 125 गुणा 11/7। ठीक है, थोड़ा और भाग दे दो, गुणा करो, 11×5 = 55, हासिल लगा 5, 11×2 = 22 और 5 27, हासिल लगा 2, 11 कम 11 और 2 13/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आभासी धारिता। 7 से भाग दे देना हो सके तो। अब हमें क्या निकालना है, गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेलन का वक्र पृष्ठीय, अरे यार वक्र पृष्ठीय क्यों लिख रहा हूँ, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन 10 टाइप हमने निकाला है 1375/7, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2πr²। 1375/7, 2 का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 5/2, 5/2, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 एक कम, तो यह आ गया 13, 2πr² है ना, सही तो है, 1375/7, और यहाँ देखिए इसके बट्टे में 7 है, 5×5 = 25 × 11, 11×5 = 55, लगा 11×5 देखो 25 × 11 है ना, 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 5 27। ठीक है, तो 1375 में से 275 घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1। ठीक है, 1100/7 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये वास्तविक धारिता होगी गिलास की। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में।
तो ये जो प्रश्न है ये भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या होगी वो बतानी है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ये आप जानती हैं। तो पहले में आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या है कि जो हमारे पास भिन्न है, क्या बोला, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है। दो ऊपर में भी दो जोड़ो, नीचे में भी 2 जोड़ो, तो ये 9/11 हो जाती है। तिरछे गुणा करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 9y, और 9 दूनी 18, प्लस का 9y इधर के माइनस का 9y, प्लस का 22 इधर के माइनस के 22। तो 11x में से 9y घटा देंगे, 18 में से 22 घटाएंगे, माइनस के 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्त से हमको ये मिला। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, ये लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाता है। ये भिन्न है x/y, ऊपर में भी 3 जोड़ो, नीचे में भी 3 जोड़ो, तो ये 5/6 हो जाता है। तिरछे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 × 3 = 18, 5y, 5 × 3